बड़े चेहरे नहीं जोड़ पाए इतने बड़े दिनों में। चेहरे, उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है। कहूँ नेता इनमें से बनाने हैं, क्योंकि ये इनके अंदर छलका पड़ रही है, ये कोरे कागज है। मैं इनको माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पे तैयार कर रहा हूँ। आप सत्ता की राजनीति को खारिज कर रहे हैं, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों थी सपा के साथ गठबंधन की? आपके आंसू क्यों नहीं? सिर्फ नेता दलाल एजेंट हो जाएंगे, नेता वोट लेके घर में पड़ के सोएंगे, तो समाज को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये यूपी चुनाव के बाद अगर आपके पास कुछ सीटें आती हैं, आप जीतते हैं और कहीं हंग असेंबली हुई, आपकी सीटों की, आपके समर्थन की जरूरत पड़ी, तो चंद्रशेखर किसके साथ खड़े होंगे? अगर मैं इस ताकत में आया कि मेरे द्वारा सरकार बनी, तो चंद्रशेखर मुख्यमंत्री होंगे। जब भी हमें गोरखपुर में, और गोरखपुर में 3 विधानसभा सीटों पे आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। गोरखपुर सदर की सीट से खुद चंद्रशेखर खड़े हैं, चुल्लू पार में पूनम गुप्ता खड़ी है और सहजनवा की सीट पे भी ताल ठोक रहे हैं चंद्रशेखर। तो अभी चुल्लू पार जो विधानसभा सीट है वहाँ पे रैली चल रही है, रोड शो चल रहा है तमाम लोगों के बीच। चंद्रशेखर, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य के लिए लोकतंत्र का निर्माण हुआ था, उस उद्देश्य के साथ धोखा हुआ। एक बार मान्यवर काशीराम साहब के प्रयास से उसमें कुछ सफलता मिली कि जिनके पास वोट है उनका राज आया, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनका वोट है उनका राज आए। तो लंबे समय सताए गए शोषित वंचित वर्ग के लोगों को दोबारा से इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि मैं गोरखपुर खुद इसलिए भी आया क्योंकि यहाँ से यूपी पूर्वांचल एक बड़ा एरिया है। वेस्ट में मैं जन्मा, वेस्ट में हमारा आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन पूर्वांचल में कुछ समस्याएं थी क्योंकि यहाँ सामंतवादी व्यवस्था है। कोई बोलता है तो मुकदमे लग जाते हैं, निर्दोष लोग जेल हो जाती है, हत्या हो जाती है, रेप जैसे बड़ी बड़ी घटनाएं होती, सामूहिक रेप जैसी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैंने भी बहुत दिन पहले तय किया था कि पूर्वांचल को भी परिस्थिति से मजबूत करना। जब आंदोलन खड़ा हो जाएगा तो यहीं से राजनीतिक ताकत मिलेगी। तो अभी आप आंदोलन खड़ा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आंदोलन खड़ा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और आंदोलन जब खड़ा होगा, जहाँ जहाँ हो चुका है, जैसे ये चिल्लू पार है, आप देखिए ये जन समर्थन, तो वहाँ हम लोग जीतने की कंडीशन में भी है। जैसे हम जिस दिन गोरखपुर आए थे लगा था कि नया, लेकिन जब गोरखपुर में मेहनत की, गोरखपुर के लोगों का विश्वास जीता, गोरखपुर की जो उम्मीद है, जो परेशानियां उनको समझा, उनके बीच में गए, तो वो भी चाहते हैं कोई लड़ने वाला आए। नेताओं के झूठे भाषण से, उनके धोखे से जनता उब चुकी है। अब वो चाहते कोई काम करने वाला आए। तो गोरखपुर में भी जन समर्थन मिल रहा है। कल रोड शो किया था, उम्मीद नहीं थी कि लोग निकल के आएंगे, लेकिन लोग निकल के आए। और आज यहाँ चिल्लू बार में, क्योंकि मेरे लिए पार्टी की जिम्मेदारियाँ भी अहम हैं, तो मुझे यहाँ ये जो अपना चुनाव छोड़ के इधर भी आना पड़ा, क्योंकि वहाँ टीम काम कर रही है। तो मैं यहाँ आया कि चिल्लू बार में जो हमारी प्रत्याशी हैं पूनम गुप्ता जी, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उन्होंने मेहनत की है, और ये जनसमर्थन इस बात का गवाह है कि वो इस चुनाव को जीत रही हैं। अच्छा, गोरखपुर में जो आपने उम्मीद की थी, आपकी अपनी जो लड़ाई है, सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, तो आपने गोरखपुर क्यों चुना? क्या एक लगा कि चर्चा मिलेगी, ज़्यादा आपकी पार्टी को फायदा होगा, या फिर आप चुनौती देना चाहते थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही होना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल है, एक समाज के बड़े चिंतक, पत्रकार के साथ साथ एक समाज के बहुचिंतक व्यक्ति हैं आप, कमजोर शोषित वर्ग के व्यक्ति, क्या जो लोग दूसरे विपक्ष से दलों लड़ाए, क्या वो मुख्यमंत्री के सामने कहीं टिकते हैं? क्या वो एक तरह से डमी प्रत्याशी जहाँ सेकुलर का ढोल पिटा जाता है, और सब लोग मानते हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नुकसान किया है, उनके राज में अन्याय अत्याचार हुआ है, भर्ती आई है, उनमें पेपर लीक हुआ, फिर आरक्षण घोटाले हुए, रेप, हाथरस जैसे मामले हुए, तो उन्होंने उनको रोकने के लिए क्या प्रबंध किए? मेरा विश्वास था कि गोरखपुर को की जनता जो है वो इस अन्याय को सह रही, वो इस गुलामी की जिंदगी काट रही है, वो इससे मुक्ति मिल जाती है। तो उनको गुलामी की जो जिंदगी बेड़ियां उनके पैरों में है, जहां वो बोल नहीं पा रहे हैं, उन बेड़ियों काटने के लिए उनको आज़ाद दिलाने के लिए गोरखपुर आया है। और ये अब संभव हो रहा है कि कल ही मुख्यमंत्री जी के नाम से किसने हमें ट्वीट किया, मैंने वो मीडिया के सामने भी रखा कि आप जांच कराइए, हम एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका फ़ायदा है, आप बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री बात करना चाहते हैं। तो हम यहाँ इस लड़ाई को जीतने आए, बात करने नहीं आए। हम जीतेंगे, हमने विश्वास पैदा किया है। कल उनका रोड शो और हमारे रोड शो में फ़र्क था। हमारा रोड शो उनसे ज़्यादा बड़ा था,
7-8 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी तो लोग सड़कों पे थे, लोग स्वागत कर रहे थे। वो यहाँ 5 बार से सांसद हैं, 5 साल से मुख्यमंत्री। बताइए कितना परिवर्तन किया होता तो आज राम मंदिर पे धर्म पे वोट क्यों मांगने पड़ते, शमशान पाकिस्तान कब्रिस्तान का जिक्र क्यों करना पड़ता। हमारे मुद्दे हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, बैकलॉग, प्रमोशन में रिजर्वेशन, उसके साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला सक्षम, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, ये सब चीज़ें, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन पे बात ही नहीं हो रही है। सब लोग कोई गर्मी निकाल देगा, कोई चर्बी उतार देगा, कोई कुछ और कर देगा, लेकिन असल मुद्दे क्या है जिससे जनता के जीवन में परिवर्तन होगा। आज जितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटें उम्मीद है कि आप जीत के आ गए? देखिए, मैं भविष्यवाणी में भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं तो एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ। मेहनत करने पे कर्म को प्रधान मानता हूँ, क्योंकि देश में मीडिया जो है वो एक तरह का कॉरपोरेट सेक्टर है। पैसे दीजिए और कुछ भी दिखवा लीजिए। तो मैं 6 दिन से यहाँ डोर डोर प्रचार कर रहा हूँ। रोज निकलता हूँ माइक लेके, हजारों की संख्या में हमारे लोग रहते हैं, लेकिन एक सिंगल न्यूज़ किसी मीडिया के साथ नहीं दिखाई। बहुजन मीडिया के लोगों का मैं इसलिए उनको कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बेचारे संसाधन विहीन है, बड़ी मुश्किल से यहाँ कल आए, उन्होंने दिखाया, उनका धन्यवाद। लेकिन सच ये है कि ये तय जनता करेगी। एक तरह से माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए लोगों को हमें भी रोड शो और इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ा कि बताएं कि जनता ताकत में कौन है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया एक चीज़ से नकार दे रहा है। हमने काम किया, हमें विश्वास है जनता इस बार हमें मौका देगी। अच्छा, एक चीज़ देखने में आया है बी फ्रैंक कि आपके साथ जो समर्थक है, मैंने महसूस किया है 19 से 23-24 साल के लड़के ज़्यादा हैं, जो लेकिन जो एक समझदार युवा होता है, जो आपकी उम्र का है, हमारी उम्र का 30-35-40 साल का, वो कम संख्या में दिखता है, अभी जुड़ नहीं पाया है। क्या वजह है? मुझे पिछली लाइन को देख के आप बताइए कि किस संख्या, किस उम्र के युवा हैं। देखिए, मोटरसाइकिल पे चलने का काम जो है ना, ये 40 साल का नौजवान नहीं करेगा बेचारा। वो करता है जब आप सभा में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। बड़े चेहरे नहीं जोड़ पाए, बड़े चेहरे, उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है। मैं आपको अगर नाम गिनवा लगूँ तो जो लोग आज तक बीजेपी का, बसपा का झंडा उठाए थे वो समाजवादी में है। जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के नेता थे, जो बीजेपी में थे 5 साल, वो आज समाजवादी में है, और जो समाजवादी में वो इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे नेताओं की जरूरत मुझे नहीं है। कई लोग वो जो स्थापित नेता है, अगर उनका मकसद नहीं हल होगा तो मुझे गाली देके निकल जाएंगे, तो मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे। आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर नहीं चाहते कि कोई बड़ा नेता उनके साथ काम। वो कौन सा है जो बड़ा नेता आना चाहता है, और वो किस तरह का बड़ा नेता है? क्या उसका काम सामाजिक रूप से इतना मजबूत है कि समाज के साथ है? ऐसे कितने नेता हैं जो बसपा से निकले और उनका जीवन कैरियर खत्म हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ नेता इनमें से बनाने हैं, क्योंकि ये इनके अंदर छलका पड़ रही है, ये कोरे कागज है। मैं इनको माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पे तैयार कर रहा हूँ, वरना मैंने नेता ये भी देखे हैं कि सुबह कसम, रात को कसम खाते हैं, सुबह के दूसरे दल में बैठे। तो मतलब एक नई तरह की पॉलिटिक्स लेके चल रहे हैं आप समय देना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं और एक नई धारा तैयार करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग सीखें, ये सिद्धांत की वैल्यू समझे, ये वोट की वैल्यू समझे, ये कमिटमेंट की वैल्यू समझे, ये समाज के बीच जाए, उनकी पीड़ा को देखें, और ये स्थापित दलों की तरह राजनीतिक स्वार्थ में कपड़ों की तरह पार्टियां ना बदलें। आप हड़बड़ी आंदोलन को मजबूत करें, और हड़बड़ी की भूमिका में नहीं हूँ। हड़बड़ी में नहीं है कि चुनाव जीत जाना है, नेता बन जाना है। वो तो अगर होता तो उसके लिए मैं 19 में प्रयास कर लेता। ये प्रयास मेरा ये है कि समाज तैयार हो, लीडरशिप तैयार हो। यही लोग कल के विधायक और MP होंगे, यही लोग सदन में जाके इनके हितों के लिए लड़ेंगे, कमजोर वर्ग के हितों के लिए। तो मेरा अनुभव है, स्थापित दल के जो लोग, स्थापित नेता हमारे साथ भी थे, चुनाव में फायदा नुकसान देके दुरुस्त चले गए, तो उनके जाने से हमें सीख मिली, और अब हमने तय किया कि इन्हीं लोगों को तैयार करना है जो नौजवान हैं, जिनके अंदर संकल्प है, जिनके अंदर समर्पण है, जिनके अंदर त्याग है, जिनके अंदर लड़ने का जज्बा है, जो परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि काले बाल वाले लोग परिवर्तन चाहते हैं, सफ़ेद बाल वाले लोग समझौते की राजनीति करना चाहते हैं। तो इसलिए हम सत्ता की लड़ाई भी इसलिए लड़ रहे हैं कि सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन कर सके, ना कि सत्ता लेने के बाद धन कमा सकें, या बड़े बड़े बंगले महल खड़े कर सकें, या बड़ी बड़ी कोठियाँ या फैक्ट्रियाँ लगा सकें। ये तो आप चाटुकारिता करें, कहीं भी कर लोगे। इस धनबल की राजनीति ने तो लोकतंत्र की हत्या की है। ये लोकतंत्र है कहाँ? चुनाव आयोग कहता है कि 40 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं। आपका एक आकलन मैं जानना चाहता हूँ, बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते भी, भारत में जिसमें 84 करोड़ लोग सस्ता राशन लेते हों,
उनमें से कितने ऐसे लोग जिनका बैंक बैलेंस 44 लाख रुपए 40 लाख रुपए का होगा। इसका मतलब गरीब का बेटा तो आगे नहीं बढ़ सकता है, तो गरीब के बेटे कैसे जाएं, उनको कैसे अवसर मिले, इसलिए नौजवान लीडरशिप हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप सत्ता की राजनीति को खारिज कर रहे हैं तो फिर इतनी बेचैनी क्यों थी सपा के साथ गठबंधन की? आपके आंसू क्यों निकले? सिर्फ और सिर्फ मेरे गठबंधन की वजह से आंसू नहीं निकले हैं। हर भूमिका को समझना पड़ेगा। अगर आप किसी अपने खोएंगे तब आपको एहसास होगा। मैंने खोए, शायद स्थापित नेताओं को नहीं लगता कि लोग कीमत होती है, लेकिन जब हाथरस की बहन को रात में 2:30 बजे जलाता मैं भावुक होता हूँ। जब चंपावत में जाति के कारण खाना खाने पे एक परिवार के मुखिया की मार के हत्या कर दी तो मैं भावुक होता हूँ। जब भी किसी अपने को पीड़ित को दुख दर्द में चिल्लाते देखता हूँ मैं भावुक होता हूँ। जब मैं किसी को कोरोना काल में मरते देखता हूँ भावुक होता हूँ। लेकिन नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है। नेताओं को सिर्फ और सिर्फ मतलब है जनता की वोट से, और मैं गया जूता वहाँ, उसके लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य बना के संविधान को खत्म करने का के रास्ते पे वो लोग चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने निजीकरण किया है, मैं आप स्थापित दल के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। वो ये बताएं स्थापित दल के लोग क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया है? मुझे हड़बड़ी है, मैं मानता हूँ, मुझे संविधान बचाने की हड़बड़ी है, मुझे लोकतंत्र बचाने की हड़बड़ी है, लेकिन आप जवाब दें। अशोक भाई, जिन नेताओं को जनता वोट देती आई पिछले 5 साल में विपक्ष का एक आंदोलन बताइए जो उन्होंने सड़क पे आके किया हो, जिससे जनता का विश्वास होता कि हमारे, क्योंकि हम बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के चिंतक लोग भी हैं। पिछले 5 साल में बहुजन नेताओं द्वारा जो अन्याय अत्याचार और जिस तरह पॉलिसी बना के संविधान खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ 2 आंदोलन बताइए जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं, जिनको जो जनता से जो वोट के ठेकेदार हैं, जिन्होंने वोट लिया है, जिनके आंख बंद करके जिनको हमने वोट दिया, हमारी पीढ़ियों ने वोट दिया, जो आज भी समाज तैयार है कि उनको वोट दिया जाए, उनके 2 आंदोलन जानना चाहता हूँ। वो 2 आंदोलन जब सड़क पे आ खड़े हो जाए, 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, 17 लोगों की जान गई और 1000 लोगों को मुकदमा लगा। एक नेता जो खड़ा हो गया नहीं कि मेरा समाज है, इनके साथ अन्याय ना करो। लेकिन ये एक आरोप लगता है आप पे कि आप निकलते हैं सड़कों पे, आंदोलन करते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, आप बाहर आ जाते हैं कुछ दिनों में, लेकिन तमाम युवा 20, 22, 25 साल के जेलों में बंद हो जाते हैं, साल 2 साल उनका करियर खराब होता है। देखिए, अगर कोई आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उसके पास आपके पास तथ्य होने चाहिए। कोई एक आंदोलन जिसमें मैं जेल गया हूं और मैं बाहर आ गया हूं, लोग बाद में आए, एक आंदोलन में एक घटना, एक व्यक्ति जानना चाहता हूं आपसे। जब आप रविदास मंदिर का जो आंदोलन था, इसमें ये बात सामने आई थी। मैं 96 लोग मुकदमे हुए थे, 95 लोग सबसे पहले रिहा हुए, 96 वाला व्यक्ति मैं था। अगर मेरी बात झूठ निकल जाए, आपके द्वारा दी गई हर सजा को मैं कबूल करूंगा, लेकिन अगर एक पत्रकार सवाल उठाता है तो उसके बाद कोई ऑथेंटिक बात होनी चाहिए। 96 लोग थे, मैंने अपनी बेल भी नहीं डलवाई जब तक 95 लोग रिहा नहीं हुए। आप चेक कीजिए ऑन रिकॉर्ड, और चंद्रशेखर आजाद ने झूठ बोलना नहीं सीखा है। एक और कोई मैं आपको मौका देता हूँ, जैसे सवाल कोई करता है तो हमें एक पत्रकार होने के नाते उसकी क्रिएटिविटी पे भी जाना चाहिए, उसके तथ्यों में भी जाना चाहिए, क्या ये सच है या लोग डर कर या भय से इस तरह के सवाल उठा रहे हैं या किसी को बदनाम करना चाह रहे हैं। एक और मौका देता हूँ, कोई और घटना जिसमें मैं जेल गया हूँ और लोग मुझसे बाद में छूटे, मैं पहले छूट गया हूँ। अच्छा, आप बता नहीं पा रहे हैं। 5 लक्ष्य क्या है आप? नहीं, मैंने आपसे पूछा, आपने सवाल उठाया, आप बड़े पत्रकार हैं, मैंने कहा कि आरोप लगते हैं आप। आरोप नहीं, मैं क्या कर, आरोप क्या लगते हैं? आपने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, मैं छानबीन भी तो आपने की होगी ना भाई। आरोप किसी पे लग जाए कि वो बीजेपी का एजेंट है, तो आप उसकी छानबीन भी तो करोगे या उससे सवाल करोगे? भाई आप पत्रकार हो, पत्रकार का एक आई देखने का दर्पण होता है कि भाई वो इस बात की छानबीन करे। तो क्या एक और कोई उदाहरण आपसे कि जिसमें मैं जेल गया हूँ, लोग बाद में आए, अंदर रह गए, मैं आ गया हूँ। लेकिन मतलब अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, FIR हो जाती है बच्चों पे, मैं बताता हूँ, तो उसका थोड़ा फर्क तो पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जब नेता मान लीजिए वो बाहर आ भी गया, लेकिन FIR हो गया, कई नौकरी में उनको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, अब दोनों चीजें जवाब दूंगा। जब नेता दलाल एजेंट हो जाएंगे, नेता वोट लेके घर में पड़ के सोएंगे, तो समाज को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसका भी एक वो देता उदाहरण, किसान आंदोलन चला, वो लोग 1 साल से ज्यादा सड़कों बैठे रहे, आप सब लोग पत्रकारिता करते फिरे कि इनकी मांग जायज है। जब अन्याय होगा तो जनता सड़क पे आएगी। सड़क पे कब आएगी? मजबूर होके। जब FIR नहीं होगी, 62 दिन तक उन्नाव के बच्चे गायब रहेंगे, मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तो जनता सड़क पे आएगी। जिनको लगता है कि ये दर्द मेरा दर्द, वो सड़क पे आएंगे। तो अब एक मिनट
जब वो सड़क पे आएंगे तो ये सरकार उनकी आवाज़ दबाने के लिए झूठे मुकदमे भी लगाएगी, उनको जेल भी भेजेगी, उनको पीटेगी भी। नेता तब भी नहीं आएंगे। 2 अप्रैल का इशू क्या मैंने कराया था सुप्रीम कोर्ट से, हजारों लाखों लोग सड़क पे आए। पहली बार पूरे देश में भारत बंद हुआ, शोषित वंचित वर्ग के लोगों ने किया, लेकिन उसके जब वो मुकदमे जेल गए लोग, तो उनकी मदद के लिए कौन है? एक और जो आपने बात उठाई, जेल जाते हैं। तो हम जो आंदोलन चलाए हैं वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ चलाए हैं। हमारे महापुरुष पद कह के गए कि अगर संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सुनी नहीं रहनी चाहिए। काशीराम साहब जिनको लोग काशीराम साहब जिनको नेता मानते हैं हम, वो तो खुद शराब भट्टी बंद करवाने के लिए बरेली जेल में रहे। जेल और ये सब चीज़ें नौकरी को बाधित नहीं करती है। अगर आप निर्दोष हैं, आप पे झूठा मुकदमा कोर्ट में तय होता है। मेरे पास इतने मुकदमे आज भी चाहूँ तो नौकरी का फार्म भर सकता हूँ। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। अगर मेरे पे 50 मुकदमे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप तो पत्रकार हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए हमें कि भाई मुकदमा लग गया तो कैरियर खराब हो। कैसे कैरियर खराब हो गया? ये सत्ता के बैठे हुए लोग किसी को आगे बढ़ता देख के तो झूठा मुकदमा लगाते हैं, हजारों मुकदमे दर्ज होते हैं ऐसे, तो उसका कैरियर खराब हो गया? नहीं, जब कोर्ट तय कर देगा कि इसको सजा हो गई है तब उसके कैरियर पे बात आएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो दलित राजनीति, बहुजन राजनीति में एक शून्य आ गया है और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे उठ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए लोगों को सामने आना पड़ेगा, युवाओं को सामने आना? आप ये बताइए, क्या कोई भगवान आगे बदलाव करेगा? अब आना तो पड़ेगा ना। अब वक्त आ गया है। मैं ये पूछ रहा हूं। ये तो आप भी मान बैठे हैं ना, आपके शब्द बता रहे हैं कि सुनने आ गया है ना। अगर हमने मूल छोड़ दिया है, बहुजन राजनीति खड़ी हुई थी शोषित वंचित वर्ग के लोगों के खिलाफ, अब समय ये आ गया है कि आज हमें चरणों में पड़ के राजनीति करनी पड़ रही है। ऐसी राजनीति से राजनीति ना करना ज़्यादा बेहतर है। अगर हम अपने लोगों की आवाज़ भी नहीं उठा पाए, अब एक घटना आपसे बताता हूँ और जवाब भी आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप दे सकते हैं आंकड़े जुटा के। विपक्ष ने कोई आंदोलन किया हो? भाई वोट तो चाहिए ना विपक्ष को। उसके अलावा भी ये जनता का विश्वास जो आप, जिसके लिए आप मैदान में जाते हैं, जिसके लिए आप बातें करते हैं, प्रमोशन से भी रिजर्वेशन से को भी छोड़ दीजिए। इतने इशूज अन्याय अत्याचार के हुए, किसी पार्टी ने कोई आंदोलन किया हो? लेकिन इसमें सवाल ये भी है चंद्रशेखर जी कि जिस पार्टी ने आरक्षण का बिल फाड़ा, जिस पार्टी ने डिमोशन किया, उसके साथ आप गठबंधन भी तो करना चाहते थे। नहीं, हमने बुआ जी से सीखा। 2019 में उन्होंने गठबंधन किया पहले, हम तो अपने बड़ों से तो सीखे ना। फिर आप उनसे सीख के करेंगे तो वही राजनीति आप भी करना चाहते हैं। फिर अलग क्या है आपकी राजनीति में? बता रहा हूँ ना, जब संविधान बचाने की बात हो तो अपने निजी मामले छोड़ देने चाहिए। एक तरफ जब आंधी चल रही है नफरत की, उसको रोकना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस का पूरी जीवन विरोध किए। बड़ा सवाल देखना है। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जीवन विरोध किए कांग्रेस का। फिर कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल हो गए, उन्होंने इस देश में कानून बनाए जिसके जरिए लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। आप ये बताइए, बीजेपी जो संविधान की हत्या कर रही है, बीएसपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, कोई सवाल थोड़े पूछे। 3 बार मुख्यमंत्री बनी, उनका समर्थन किया लोकसभा में। उससे भी बड़ी बात, जैसा आपने मुझसे कहा कि हमने 2019 में प्रयास किया था कि उनकी प्रकृति बदल जाए, हम आज भी ये प्रयास कर रहे थे कि शोषित वंचित वर्ग के लोग एकजुट हो जाए। आप लोग भी कहते हैं कि दलित पीढ़ी एकजुट नहीं होते। हम बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए वहाँ गए थे, ना कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में। वो सफल नहीं हो पाया। हमने प्रयास किया, यानी कि हम सच्चे हैं। वो सफल नहीं हो पाया तो उससे क्या फर्क पड़ा? अब हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। भाई ये लोकतंत्र है। लेंगे चंद्रशेखर पैरों पे खड़ा होने में? आप हो चुके हैं। और जो अब हम साजिशों से, सब चीजों से सावधान होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कितना सीखा आपने? कितनी ठोकरें खाई? कितनी ठोकरें तो आपको पता है 2006 साल में कितनी ठोकरें खाई? 2 साल तो जेल में ही काट दिए। राजनीतिक ठोकरें, मतलब वो ये ठोकरें ही थी जो बिहार में मिली, जिनसे सीख ली। ये आपने मुझसे पूछा नहीं कि आप तो तेजस्वी के साथ भी गठबंधन में जाते, बाद में नहीं गए, तो बिहार में भी ऐसा हुआ। उन्होंने तो बिल भी नहीं पाड़ा, हम उनके साथ भी जाने प्रयास। हमारा अंतिम उद्देश्य भाजपा को रोकना था। मैं नहीं चाहता था विपक्ष में बिखराव, जिसका फायदा बीजेपी को मिले। बीजेपी हमारा बड़ा शत्रु है, वो संविधान की हत्या कर रहा है, इसलिए हमने प्रयास किया। हमें लगा था कि ये लोग बदल गए होंगे, नहीं बदले वो, तो हम अपने आप समाज को जोड़ के तैयार करेंगे। जो
लोग दलित पिछड़ों की राजनीति करने की बात करते हैं, अब क्या वो एक्सपोज हो चुके हैं? अब आप बिहार हो चाहे यूपी अब हो। आप ये देखिए कि दलित पिछड़ों की राजनीति ये नहीं कि उनकी जाति की वजह से, उनके अधिकारों के लिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, फिर मैं जवाब दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप जरूर दिखाएंगे। नहीं, मैं एडिट नहीं करता। डन, बहुत अच्छी बात। ऐसा ही बहुजन साथियों से मैं चाहता हूँ कि एडिट ना करें, वो तो सत्य दिखाएं। एक बिल आया था लोकसभा के पटल में, बीजेपी लेके आई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये पोल तो बहुत दिन पहले खुल चुकी थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ फॉर माई नॉलेज, मेरी जानकारी, कौन कौन से दल थे वो दलित पिछड़े वर्ग के जो आर्थिक आधार पर आरक्षण, जो संविधान की सीधी हत्या है, संविधान का जो प्रस्तावना है, संविधान के जो आर्टिकल उनकी सीधी हत्या है, वो दलित पिछड़े कौन कौन से दल थे जो समर्थन किए कि ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और ये भी कहे, हम तो कह रहे थे कि ज़्यादा मिलना चाहिए, 20% मिलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस आंदोलन का हिस्सा होने के नाते मैं सड़क से लड़ रहा हूँ और आप कलक लेखनी से लड़ रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं, पूरी दुनिया में घूम के आए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो कौन कौन से दल? हाँ, निश्चित तौर पर तमाम पार्टियां एक्सपोज हुई, सभी उसके समर्थन में। वो नाम वही जानना चाह रहा हूँ। नाम आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो वो इसका मतलब तो वो सिर्फ शुद्ध राजनीति कर रहे हैं कि दलित पिछड़ा कुछ नहीं, मूल बदल दिया उन्होंने, सर्वजन। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जो उनकी हिस्सेदारी उनको भी दे दो, लेकिन आप तो अपना मूल ही बदल बैठे। तो चंद्रशेखर ये वादा करते हैं कि वो जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति जब करेंगे। तक जीवन है सर, रिकॉर्डेड। जिस दिन बदल जाओ उस दिन आप दिखा देना लाके। आगे यूपी चुनाव के बाद अगर आपके पास कुछ सीटें आती हैं, आप जीतते हैं और कहीं हंग असेंबली हुई, आपकी सीटों की, आपके समर्थन की जरूरत पड़ी, तो चंद्रशेखर किसके साथ खड़े? इस वीडियो को देखिए जरा सा, चंद्रशेखर इसको देखो, ये माथा देखिए, धर्म देखिए, राजनीति पिछड़े वर्ग के चंद्रशेखर का लोग, जलवा है भाई। पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं अभी भी धार्मिकता के तौर पे वो अपना धर्म को निभा रहे हैं, लेकिन ठीक है वो भी अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। वो भी ये देख रहे हैं कि कौन उनकी लड़ाई लड़ रहा है। अब जो सवाल आपने किया, हंग असेंबली आ जाए, अगर मैं इस ताकत में आया कि मेरे द्वारा सरकार बनी तो चंद्रशेखर मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं बनाया। 7 से 12 बेंजी बनी, 12-17 अखिलेश भैया बने, 17 से 22 योगी जी बन गए, उनसे पहले कांग्रेस भी बनती आई। तो इसका मतलब उनको तो जनता देख चुकी, और वो जो बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया भी 55 साल की सरकार में। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर दिल के अंदर इच्छाएँ, नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, बहनों माताओं के प्रति, गरीबों के प्रति, सामाजिक न्याय की जो है, वो उन सब चीज़ों पर मैं काम करूँ। महंगाई, भ्रष्टाचार पे काम करूँ, एक नया इतिहास खड़ा करें हम लोग। देखिए बहन जी अपने समय में बहुत कुछ करके किया उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारी बड़ी, मैं जीवन भर उनका जो है ना सम्मान करता रहूँगा, लेकिन अब उससे आगे के दौर की तरफ हमें चलना चाहिए। क्या आज भी ये सिद्धांत कि भाई मेहनत करने वाले लोगों को मौका मिलेगा, ये सिद्धांत आज भी क्या ताकतवर लोगों ने ख़त्म कर दिया है? अब कुछ नया होना चाहिए, रोटी रोजी से आगे बढ़ के हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। जो आरक्षण व्यवस्था, और मैं या आरक्षण व्यवस्था तक जो हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए थी वो बुनियादी रूप से हमें मिलनी चाहिए, और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वो हो। आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। 5 लक्ष्य बताइए आप। सबसे पहला, ठीक है ना, इनकी मदद करा देना गुप्ता जी की, एजुकेशन फ्री करेंगे देश में सबके लिए। यहाँ मौका मिला यहाँ, और केंद्र में मौका मिला केंद्र में, कि गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ सके जहाँ अमीर लोग पढ़ते हैं, और गरीब लोगों के साथ उनको सपने जीने का मौका मिले, पहली। दूसरी, सबके लिए हेल्थ, जैसे नेताओं को मिलती है, अधिकारी कर्मचारियों को मिलती है, ऐसे ही गरीबों को भी हेल्थ की सुविधा मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमारियों, गंभीर बीमारियों से और फिर कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं। तो सबके लिए फ्री हेल्थ। नौजवानों के लिए रोजगार, बैकलॉग भरेंगे और नए रोजगार सृजित करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश का युवा, रीढ़ इस देश की वो टूट गया है। जब रोजगार मांगने जाता तो सरकार लाठी बजा देती है, ये सरकार लाठी बजा देती है। तो इसलिए रोजगार के अवसर तैयार करेंगे। चौथी बात, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पे
बड़ा काम करने की ज़रूरत है। आज भी यूपी हो, कोई भी प्रदेश, कोई सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, अकाली की हो, किसी की हो, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ अन्याय अत्याचार जारी रहता है। उस पर काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी जो ज़रूरत पड़ गई है, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। उसके साथ साथ जिन कंपनियों का, सरकारी कंपनियों को, सरकारी डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट कर दिया गया है, उनका राष्ट्रीयकरण करके उनको दोबारा से एसेट बनाएंगे, जिससे कि उनके जरिए नौकरियां भी और गरीबों को सुलभ साधन मिल सके। उत्तर प्रदेश के बाद और तमाम राज्यों में भी चुनाव है, आप क्या वहाँ पे भी जाएंगे? सब जगह पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगे जहाँ भी होगा? चुनावी राजनीति कर रहे हैं सर। सत्ता चाहिए, सत्ता के जरिए व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो सारे जहाँ भी हमारी यूनिट्स हैं और बीजेपी को हराने के लिए और हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी हम लोग प्रयास कर पाएंगे करेंगे, और उसके लिए काम करेंगे, ज़मीन पर मेहनत करेंगे, और उसके लिए हम तैयार। कितना काम करना बाकी है, कितना हो गया? काफ़ी बड़े पैमाने पर हो गया है। कुछ लोग अभी गुलामी के जीवन में, उनको गुलामी के जीवन से बाहर निकालना है, बाकी लोग बड़े पैमाने पर तैयार हो गए। सबसे ज़्यादा जरूरी था नौजवान, जो इस देश की रीढ़ है, वो तैयार हो गया है। और ये जन सैलाब अगर आप आगे दिखाएंगे कैमरे में, तो इस बात गवाही दे रहा है कि आने वाला वक्त नौजवानों का है, गरीबों का है, कमज़ोरों का है, शोषितों का है, और वो अब गुलामी नहीं सहेंगे, अपने हक लड़के लेंगे। क्योंकि मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, तो नौजवान अपने अधिकारों के प्रति तैयार है। चंद्रशेखर थे हमारे साथ, तमाम विषयों पे बातें की, और कहते हैं कि राजनीति में तमाम वक्त होता है जब कोई युवा खड़ा होता है तो तमाम पुराने गढ़ और मठ ढह जाते हैं। तो चंद्रशेखर उन्हीं पुराने मठों को ढहाने के लिए और बहुजनों को एक नई राजनीति के वादे के साथ चुनाव मैदान में है। चंद्रशेखर ने तमाम वादे किए हैं, हमारी नजर बनी रहेगी आप पे, और आने वाला वक्त बताएगा। आपको याद दूंगा कि जब मैं कुछ एक भी लाइन से हटूं तो आप मुझसे सवाल करें, और आने वाला वक्त बताएगा कि चंद्रशेखर अपने वादे पे कितना खड़े उतरते हैं और इनकी राजनीति कहाँ तक पहुँचती है। हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। और ये जो शख्स है हमारे रहबर, इनका सपना अधूरा हो पूरा करना है, इसी के लिए हम यहाँ हैं और जब तक जीवन रहेगा करते रहेंगे।